आज हम बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए जल संसाधन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों में जल भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के धरातल पर जो जल उपलब्ध है, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में यदि पृथ्वी पर जीवन है तो उसका कारण है जल। ब्रह्मांड में जीवन वाले जो ग्रह हैं वो खोज लिए गए हैं और उनमें हम 3 भागों में जल वहाँ पाया जाता है। जहाँ भी ब्रह्मांड में जल है वो 3 प्रकार से उपलब्ध है। धरातलीय जल, जिसे हम लैंड या इनलैंड वाटर कहते हैं। भूमिगत जल, जिसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। महासागरीय जल, जो ओशनिक जल कहलाता है। सबसे पहले जो धरातलीय जल है उसके बारे में, कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या यूज़ है उसका, उसके बारे में लिखिए। पृथ्वी या धरातल पर नदियों, झीलों, तालाबों और नालों में मिलने वाले जल को धरातलीय जल कहा जाता है। यह जल हमारे पीने, खाने, घरेलू कार्यों से लेकर कृषि कार्यों में, उद्योगों तथा मछली पालन तक में काम में लिया जाता है। समस्त वनस्पति जंतु जगत जल पर ही, इसलिए विश्व के प्राचीन नगर और सघन जनसंख्या वाले प्रदेश नदियों के किनारे ही स्थित थे। और जैसा कि हमने पहले भी अध्ययन में चीजें थी, वो सारी नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। तो जल इस बात से ये जल के महत्व को हम आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा है भूमिगत जल। ये जो धरातलीय जल का ही रूप है और ये रिस कर, यानी धरातल पर जब कभी भी पानी इकट्ठा होता है, जैसे तालाब में है, झीलों में है, नदियों में है, ये सारा पानी जो है रिस कर धरातल में अभेद्य चट्टानों के ऊपर जो इकट्ठा हो जाता है और फिर हम कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, ट्यूबवेलों के द्वारा इनको धरातल पर वापस लाते हैं। ये है अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल। विश्व के मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ कहीं भी जल मिल जाता है वहाँ मरुभूमि लहलहा उठती, जिसे ओएसिस भी कहा जाता है, जो मरुद्यान के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेशों के अधिकांश जनक्षेत्र या नगर ऐसे ही प्रदेशों में स्थित होते हैं जहाँ मरुद्यान, जैसे मैंने कहा, मरुद्यान विकसित होते हैं या मरुद्यान होते हैं। तो ये मरुद्यान भी भूमिगत जल का ही एक उदाहरण है। तीसरा प्रकार का जो जल है वो महासागरीय जल है। भूतल का लगभग 72% भाग महासागरीय जल से भरा हुआ है। इसकी औसत गहराई लगभग 3.5 किलोमीटर है। समस्त महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि समस्त भूखंड आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। देखिए, वापस से सुनिए, सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी भूखंड आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। अर्थात सागर और महासागरों के ने महाद्वीपों और द्वीपों को घेरा हुआ है और इन्हें अलग अलग किया हुआ है। इसीलिए हम सागरों और महासागरों को उनके नाम से जानते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, एंटार्कटिक महासागर, ये सारे महासागर हैं। और सागर जो हैं, भूमध्य सागर, अरब सागर, ये सारे सागर हैं। अब हम पढ़ेंगे महासागरों की कुछ मुख्य विशेषताएं। महासागरीय जल के भौतिक और रासायनिक गुण, जैसे कि तापमान, लवणता, निक्षेप, गतियाँ आदि पर हम कुछ विचार करेंगे।
की महानता है वो 3.5% तक पाई जाती है। ये लवण नदियों द्वारा बहाकर समुद्र में लाया जाता है। समुद्र का जल तो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन ये लवण जो है वो हर साल सागर में ही इकट्ठा होता रहता है, जिसके कारण लगभग 300 करोड़ टन घुलनशील खनिज प्रतिवर्ष महासागरों में पहुंचते रहते हैं, जिसका 75% से भी अधिक यानी नमक होता है। अन्य मैग्नीज, कैल्शियम सल्फेट और क्लोराइड्स ये पाए जाते हैं। महासागर की जो सतह है उसमें जल का जो तापमान है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 15.5 डिग्री सेल्सियस और जो उपध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ 1.11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सतह से गहराई की ओर तापमान तेजी से गिरता है। 1274 मीटर की गहराई के नीचे सभी जगह जो तापमान है वो 4.3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचा रहता है। महासागरीय जल का जो घनत्व है वो सामान्य जल के घनत्व से कुछ अधिक होता है। 1 घन फुट सामान्य जल का भार 28.34 किलोग्राम होता है, जबकि समुद्री जल का जो भार है वो 29.02 किलोग्राम है। इसलिए महासागरों के गहरे भागों में जल का दबाव बढ़ जाता है और इसी दबाव के कारण लगभग 6 टन प्रति वर्ग इंच हो जाता है। इस प्रकार से जो नदियां हैं अपने साथ बजरी, रेत, दोमट, कीचड़, प्रवाल और बहुत सारे और जो जीव हैं, ज्वालामुखी धूल है, सिंधु पंख है, मनुष्यों और जानवरों की जो बॉडियां हैं, मृतक पौधों की जो वनस्पतियां हैं, इन सारे सबको साथ लाती है और समुद्र में विसर्जित करती जाती है, गिराती जाती है, इकट्ठा करती जाती है। तो महासागरों की जो ऊपरी सतह है उसमें थोड़ी ही गहराई तक प्रकाश प्रवेश करता है। लगभग 600 मीटर तक ही प्रकाश जो है वो अंदर महासागरों के अंदर जा सकता है। इस बाकी जो निचले तला है जिसे कह सकते हैं उसमें प्राय अंधेरा रहता है। इसके अलावा महासागरों में जो जल की गतियां जो होती हैं वो लहरों के द्वारा, धाराओं के द्वारा और ज्वार भाटों के द्वारा प्रभावित होती रहती हैं। महासागरों में पौधे, जंतुओं की अनेक प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ ऐसी होती है महासागरीय खारेपन में डेवलप होती है, कुछ बहते हुए जल में होती हैं जो कि नदियों के साथ होती है, कुछ जो होती है प्रोटोजोआ और स्तनपायी जीव भी इनमें पाए जाते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो महासागरों के बारे में है। अब मनुष्यों के लिए महासागरों का जो उपयोग है, क्योंकि जो जलीय चक्र है वो भी महासागर के द्वारा ही होता है कि महासागर का जो जल है वो सूर्य ताप के द्वारा वाष्प बनकर ऊपर जाता है और वहाँ पर जब बादलों में पानी की या अधिक हो जाता है या बादलों से में बहुत अधिक जल वाष्प पहुँच जाता है तो वापस वर्षा के माध्यम से हमारे धरातल को प्राप्त होता है और धरातल से नदियों के द्वारा समुद्र में पहुँच जाता है। तो मनुष्यों के लिए जो सागरों का उपयोग है उसमें सागर के जो उपयोग है वो हम देखेंगे कि विश्व का 3/4 जो भाग है वो सागरों से घिरा हुआ है और महाद्वीप जो हैं वो सागरों से दी गई अनेक सारी सुविधाओं से होते हैं। जैसे पहला है महासागरों का प्रभाव जलवायु पर होता है। ये मानव की सबसे बड़ी सेवा करते हैं, यानी महाद्वीपों पर वर्षा का मूल स्रोत महासागर ही है। ये तापमान को भी
नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है महासागरों की समीपता के कारण मानव स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जहाँ भी मान है वहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। महासागरों के कुछ खनिज पदार्थ, रासायनिक तत्व आदि भी इसमें जो पाए जाते हैं वो बहुमूल्य होते हैं और हमारे लिए लाभदायक होते हैं। व्यापारिक परिवहन, राष्ट्रीय परिवहन जो 98% महासागरों के द्वारा ही होता है। सागरों का प्रयोग मनोरंजन, दृश्यावलोकन चलाने के लिए भी किया जाता है। महासागर जो वो जैसे कि लहरों और ज्वार भाटों से विद्युत उत्पन्न की जाती है के रूप में जानी जाती है। महासागरों का मानवीय सभ्यताओं से भी गहरा संबंध है। महासागरीय तटीय प्रदेशों में जो नाविक शक्ति जो है उसका विकास होता है और इसी कारण से अनेक साम्राज्यों की भी स्थापना हुई है। महासागरीय जल के द्वारा समुद्र पत्तनों जैसे बंदरगाह आदि विकसित होते हैं और महासागर ही हमारे कचरे की, गंदगी की और इनको सबको साफ करते हैं, क्योंकि हमारी नालियाँ, हमारा कचरा ये सब नदियों नालों के मार्फत बहकर समुद्रों में पहुंच जाता है। तो महासागर जो है वो जलवायु को एक तरह से नियंत्रित करने का कार्य भी करते हैं। दूसरा है मनोरंजन। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आप तैर सकते हैं, नौकायन कर सकते हैं और भी बहुत सारे जो गतिविधियाँ हैं वो महासागरों पर निर्भर होती है। महासागर खाद्य की आपूर्ति करता है। जैसे कि महासागरों से जो मछली है वो बहुत सारे लोगों के जीविकोपार्जन का और भोजन का, खाद्य सामग्री का है। इसके अलावा जो अनेक प्रकार की वनस्पति है जो महासागरों में उगती है उसे अनेक सारे जीव खाकर और अपना जीवन यापन करते हैं। मछली पकड़ने के जो उद्योग हैं वो जापान, सखालिन, पूर्वी साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अटलांटिक के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर भी और पैसिफिक के पूर्वी और पश्चिमी तटों पे, इसके अलावा पश्चिमी यूरोप में नॉर्वे, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, पेरू, चिली आदि में भी विकसित होते हैं। महासागरों से अनेक खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, बहुमूल्य खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो कि इसके अलावा समुद्र की तली में भारी मात्रा में जो खनिज तेल का भंडार है वो भारत, चीन, अरब प्रायद्वीप के आसपास जो खनिज तेल है वो अधिकतर प्राप्त करते हैं। महासागर जो है जैसे मैंने बताया नौ परिवहन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके अलावा सागर तट पर पर्यटन व्यवसाय भी बहुत अधिक विकसित होता है। ऊर्जा का साधन जैसे मैंने कहा ज्वार भाटा और लहरों से ऊर्जा उत्पन्न होती है। मानव सभ्यताओं से संबद्ध कि मानव जो है वो अधिकतर नदियों के किनारे, जल के किनारे ही विकसित हुआ है। कल के अध्ययन में हम मत्स्य व्यवसाय पर, जो जल के द्वारा जो मत्स्य व्यवसाय का विकास होता है उसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नमस्ते।